नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम आपका बीए पार्ट सेकंड में स्वागत है। आज अपनी ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट टॉपिक है अपना, जो फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट सेकंड में, मध्यकालीन भारत का इतिहास। विद्यार्थियों, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, मैंने आपको पहले सिलेबस के समय बताया था, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास, फर्स्ट जो पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय, वो कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और 1526 से लेकर 1740 तक का जो टाइम है, वो विद्यार्थियों कहलाता है मुगल काल। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट यूनिट में अपना प्रथम टॉपिक है, सिमिलर है प्रथम टॉपिक, कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो हम इसको दो भागों में पढ़ते हैं। पहले हम दिल्ली सल्तनत को जानने के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम मुगल काल में क्या मुगलकालीन सल्तनत को जानने के क्या स्रोत रहे, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट में, उसका प्रथम टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा सल्तनत कालीन स्रोत। सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत, इसमें इसको हम दो भागों में बांटते हैं। मुसलमानों में इतिहास लेखन की परंपरा। सेकंड टॉपिक है स्रोतों का वर्गीकरण, साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत। विद्यार्थियों, प्रथम बिंदु पे ध्यान दीजिए, मुसलमानों में इतिहास लेखन की परंपरा। सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा साहित्यिक स्रोत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही अनेक अरब यात्री व धर्म प्रचारक भारत आए। इन लोगों ने भारत के विभिन्न भागों का विवरण अपने ग्रंथों में लिखा, जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन के लिए प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। सिंध पर अरबों के आधिपत्य के पश्चात भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक साहित्य अधिक मिलने लगते हैं। फतेहनामा अथवा चचनामा तथा बिलाहदूरी की रचना फतुह उल बुल्दान में हमें सिंध के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इस प्रकार कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी को संस्कृत की एकमात्र उपलब्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। भारत पर तुर्की विजय व सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक कृतियों की संख्या बढ़ जाती है। विद्यार्थियों, कलहण की राजतरंगिणी एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, इसको याद रखना आप लोग। इसी में अपना दूसरा टॉपिक है विद्यार्थियों, स्रोतों का वर्गीकरण। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत उपलब्ध हैं, उन्हें सुविधा अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोत अनेक प्रकार के हैं। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व नहीं रह जाता है, जितना उनका महत्व प्राचीन काल के अध्ययन के लिए है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत सामान्य ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, यात्रा वृत्तांतों, प्रशासनिक दस्तावेजों इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में पुरातात्विक स्रोतों में स्मारकों, अभिलेखों, सिक्कों का उल्लेख किया जाता है। अब विद्यार्थियों, दो चीज़ होगी भी, साहित्यिक स्रोतों में क्या चीज़ आएगी और पुरातात्विक स्रोतों में क्या चीज़। कुल मिलाकर ये हमें तत्कालीन व्यवस्था की जानकारी या तत्कालीन व्यवस्था के प्रकाश डालने में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक अपना सल्तनत काल में साहित्यिक स्रोत। सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाओं को जिनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है,
उनको हम 8 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनमें से विद्यार्थियों 4 पर चर्चा आज करेंगे। 4 पर चर्चा हम नेक्स्ट अपनी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। प्रथम टॉपिक है, प्रथम बिंदु है साहित्यिक स्रोतों में सामाजिक ऐतिहासिक रचनाएं। सामान्य ऐतिहासिक रचनाएं। सामान्य ऐतिहासिक रचनाओं में समस्त विश्व अथवा यथाकथा मुस्लिम जगत के सामान्य इतिहास का वर्णन किया गया है और इसी संदर्भ में भारत में मुस्लिम शासक का भी उल्लेख हुआ। ऐसी रचनाओं में प्रमुख है मिनहाज उल सिराज की तबकात-ए नासिरी। मिनहाज स्वयं एक आलिम थे और सत्ता केंद्र के अत्यंत निकट थे, अतः इनकी रचनाएं एक विशेष राज सत्ता को लेकर लिखी गई। तबकात-ए नासिरी में इस्लाम के उदय से पूर्व के विभिन्न पैगंबरों की जीवनी और इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर इल्तुतमिश द्वारा संगठित शमसी सामंतों के दल का इतिहास का वर्णन किया गया है। मिनहाज उल सिराज की तबकात-ए नासिरी को 23 अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें तबकात कहा जाता है। इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त महापुरुषों की जीवनियों को भी संकलित किया गया है। इस पुस्तक में पहली बार दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण देखा जा सकता है। मिनहाज ने जहां अपना इतिहास समाप्त किया, बरनी ने वहीं से इतिहास लिखना प्रारंभ किया। भारत पर, यानी कि कहने का मतलब है विद्यार्थियों के मिनहाज और बरनी ने कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत पर तुर्की आक्रमणों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इल्तुतमिश के शासनकाल के इतिहास के लिए मिनहाज की पुस्तक एक विश्वसनीय स्रोत है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय इतिहास से विशेष रूप से समृद्ध ग्रंथ। इस श्रेणी की रचनाएं दिल्ली सल्तनत के इतिहास से समृद्ध हैं। ऐसे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है जियाउद्दीन बन्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही। यह पुस्तक 1357 व 58 में पूरी हुई। बन्नी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद से आरंभ किया और फिरोज तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों तक इसका विस्तार किया, यानी कि प्रारंभिक वर्षों तक का इतिहास बताया। इस काल के उत्तरी भारत के इतिहास के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। बर्नी की रचनाओं को आमतौर पर विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसमें उल्लेखित अनेक घटनाओं का वह प्रत्यक्षदर्शी था। उन्होंने अनेक घटनाओं को अपने क्षणिक विचारों के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। एक तरफ जहां वे बलबन की नीतियों और अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हैं, वहीं उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की कटु आलोचना की। बरनी की रचना सिर्फ मध्यकाल के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि बौद्धिक इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सल्तनत काल की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जो खिलजी व तुगलक कालों की राजनीतिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों की जानकारी देती है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना थर्ड पॉइंट है नैतिक उपदेश निहित ऐतिहासिक रचनाएं। सल्तनत काल में अनेक ऐसी रचनाएं भी हुई हैं जिनमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के विवरण के अतिरिक्त विभिन्न शासकों की नीतियों के गुण व दोषों एवं राजनीतिक आदर्शों की भी चर्चा की गई है। बरनी के फतवा-ए-जहांदारी में ये बात स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है कि बरनी की यह ऐतिहासिक कृति नहीं है बल्कि यह विविध विषयों पर उसके विचारों की
अभिव्यक्ति मात्र है। बर्नी ने इस पुस्तक में अपने राजनीतिक आदर्शों को रखने का प्रयास किया। अपने आदर्शों के अनुरूप ही वे शासक विशेष की प्रशंसा अथवा आलोचना करते थे। इसमें धर्म राजनीति की व्याख्या, अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। शम्से सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल की स्थिति का वर्णन 90 अध्यायों में किया है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन व कार्यों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। कहने का मतलब है विद्यार्थियों, फिरोज शाह तुगलक के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर अफीफ ने अपनी तारीख़ फिरोज शाही के द्वारा प्रकाश डालने की एक कोशिश की है। यह पुस्तक तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद लिखी गई थी। अफीफ फिरोज के शासनकाल की शांति व संपन्नता के युग अफीफ फिरोज के शासनकाल को शांति व संपन्नता के युग के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। वे फिरोज के शासन के सिर्फ सकारात्मक पक्षों को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नकारात्मक तथ्यों को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। अनेक कमजोरियों के बावजूद अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही सामान्य जनता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। उनके ग्रंथ से पतनोन्मुख सल्तनत पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अफीफ की रचना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन की एक नई परंपरा शुरू की जो अबुल फजल के समय में अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में अपना नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है प्रशस्तियाँ। सल्तनत काल में अनेक प्रशस्तियों की रचना की गई। इनमें शासक विशेष की उपलब्धियों का गुणगान किया गया। ऐसी प्रशस्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यद्यपि यह ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। विद्यार्थियों, ये टॉपिक अपना कंटिन्यू रहेगा। अब अपने साहित्यिक स्रोतों में हमने 4 पॉइंट पर डिस्कशन कर लिया है। कल हम सल्तनत कालीन के 4 अन्य साहित्यिक स्रोत के अन्य जो टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।